हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विकास कुमार फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जो चैप्टर था अपना 7 चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके बारे में बात कर रहे थे। उसमें अपन ने पढ़ लिया था कि वो होता क्या है और कैसे जनरेट होता है। ठीक है, आज बात करेंगे अपन जो चुंबकीय क्षेत्र होता तो है परंतु उसकी दिशा के कुछ नियम, पहले उनकी बात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियम। अपने पास नियम है, 4 नियम पढ़ेंगे अपन। यहाँ लास्ट ईयर आया भी था ये क्वेश्चन कि एक नियम लिखो, चारों में से एक नियम लिखना था। नॉर्मली इसका यूज करेंगे अपन, ये पूछे कम ही जाते हैं परंतु इनका यूज होता है, जिससे अपन ये पता कर सकेंगे किसी भी जगह जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होती है। पहला नियम देखो, पहला नियम है स्नो का नियम। ठीक है, स्नो का नियम। अब ये नियम क्या कहता है? स्नो नियम ये कहता है कि जो करंट की डायरेक्शन, यदि धारा की दिशा इसके नाम में ही पूरा आंसर है, साउथ टू नॉर्थ। स्नो नियम क्या कहता है कि धारा की दिशा क्या होनी चाहिए? साउथ टू नॉर्थ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ओ का मतलब है ओवर। तार है वो चुंबकीय सुई के, तार चुंबकीय सुई के ऊपर। ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर। हो तो चुंबकीय सुई का जो नॉर्थ पोल है वो किस साइड विक्षेपित होगा? चुंबकीय सुई किस साइड विक्षेपित होगी? वेस्ट। वेस्ट का मतलब पश्चिम दिशा। तो चुंबकीय सुई वेस्ट, पश्चिम की ओर विक्षेपित होगी, पश्चिम की ओर विक्षेपित होगी। ठीक है, जैसे मान लो ये अपने पास तार है, ठीक है, ये साउथ हो गया, ये क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। अगर करंट की डायरेक्शन कहाँ है? साउथ से नॉर्थ की ओर है, और अपने पास यहाँ नीचे चुंबकीय सुई है। तार क्या होना चाहिए? ओवर, तार ऊपर होना चाहिए। तो ये जो चुंबकीय सुई है वो किस ओर विक्षेपित होगी? इस साइड मान लो वेस्ट है, तो ये चुंबकीय सुई कैसे हो जाएगी? ऐसे, जो नॉर्थ पोल है वो एंड ऊपर की साइड चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सा रूल है, तो ध्यान रखना है। स्नो नाम में ही पूरा है कि धारा की दिशा साउथ से क्या होनी चाहिए? नॉर्थ होनी चाहिए। तार क्या होना चाहिए? चुंबकीय सुई के ऊपर, तो चुंबकीय सुई वेस्ट की तरफ विक्षेपित होगी। ये है पहला नियम। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, थंब रूल भी बोलते हैं इसको अपन, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है? ये मैं पहले लास्ट लेक्चर में भी आपको बता चुका था कि अपने पास जैसे मान लो ये तार है, इसमें क्या है? ऊपर की ओर क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। तो अपन ये तार मान लेते हैं करंट फ्लो ऊपर की ओर हो रही है। इस तार को इस प्रकार पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा कहाँ हो? धारा की दिशा में। कि किसी धारावाही चालक तार को अपन इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा किसकी दिशा में हो? धारा की दिशा में। तो जो उंगलियों का घुमाव है वो किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। जो उंगलियों का घुमाव होगा वो किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। इट मीन्स यहाँ अंदर की साइड होगा, अंदर के लिए क्रॉस लगाते हैं, इस साइड क्या आ गया? डॉट आ जाता है। ऐसे ही अगर ये नीचे की साइड हो तो इस प्रकार पकड़ेंगे अपन, अंगूठा कहाँ होना चाहिए? नीचे की ओर, ये बाहर, ये अंदर। इट मीन्स इस साइड बाहर होगा, इस साइड अंदर। तो इस साइड क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा, इस साइड क्रॉस आ जाएगा। इसी को अपन इस प्रकार बनाएं, जैसे मान लो ये होगी करंट की डायरेक्शन, इस प्रकार है ये, तो इस प्रकार पकड़ेंगे अपन कि अंगूठा कहाँ हो? धारा की दिशा में। तो नीचे तो अंदर की साइड, ऊपर बाहर की साइड। नीचे क्रॉस आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा? डॉट आएगा। ठीक है,
यही धारा की दिशा पहले से अपोजिट कर दिया अपन ने, तो इस प्रकार पकड़ेंगे अपन कि अंगूठा कहाँ रहे, धारा की दिशा में रहे। तो इस साइड धारा हो गई, तो ये अंदर और नीचे बाहर। तो ऊपर क्या आ जाएगा, क्रॉस आएगा, नीचे क्या आएगा, डॉट आएगा। ये जो नियम है वो नियम अपन काम में लेंगे सबसे ज़्यादा, ठीक है। आगे जो डेरिवेशन यूज करेंगे उसमें अपन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब फाइंड करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब निकालेंगे, तो कौन सा नियम काम में लेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ही काम में लेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद थर्ड बात करते हैं। थर्ड अपने पास है वृत्तीय अपने पास जो वृत्ताकार लूप होंगे उनके लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम है। जो अभी नियम पड़ा उसका जस्ट अपोजिट टाइप बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम, हथेली का नियम, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास ये वृत्ताकार लूप हो गया, इसमें ये करंट की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। एक और ले लेते हैं, सेम इस बार अपोजिट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी, तो अपन ये नियम क्या कहता है कि जो उंगलियों का घुमाव है उसको अपन वृत्ताकार जो अपने पास लूप है उसमें धारा के अकॉर्डिंग घुमाएंगे। जैसे मान लो ये इसमें है, ठीक है, तो हाथ कौन सा यूज करना है, दायां, यहाँ लिखा अपन ने दाएं हाथ के लिए, तो उंगलियों का घुमाव, ठीक है। तो जो अंगूठा है सेम वैसा ही रखना है। अंगूठा किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ क्रॉस बोल सकते हो, या ये क्या हो गया, एस की तरह क्या करेगा, एस में धारा, एस में जो चुंबकीय बल रेखा होती है वो अंदर की साइड होती है। ऐसे ही इसमें लगाएं तो वृत्ताकार लूप यहाँ है तो बाहर की साइड, तो ये डॉट हो जाएगा या एन की तरह काम करेगा, ठीक है। इसी नियम को अगर अपन क्लॉक नियम बोलें, ठीक है, घड़ी का नियम बोलें, तो उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि यदि क्लॉक नियम कहता है कि यदि धारा क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, किसी वृत्ताकार लूप में धारा क्या है, क्लॉकवाइज है, तो वो जो लूप होगा, लूप वर्क्स एज किसकी तरह काम करता है, एस, ठीक है। वहीं यदि धारा क्या है, करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लूप जो सर्कुलर लूप है, वृत्ताकार लूप है, वर्क्स एज एन, किसकी तरह काम करेगा, वो एन की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो ये है तीसरा नियम। चौथा नियम है मैक्सवेल कॉर्क पेच नियम, मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम। मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम। अब कॉर्क पेच नियम क्या कहता है कि इसमें पेच, अपने पास जो पेच होते हैं वो लेंगे अपन एक, जैसे मान लो ये मेरे पास एक पेच है, पेच में क्या होती है, अपने पास चूड़ियाँ बनी हुई होती हैं, तो ध्यान में रखना है कि ऐसा पेच लेना जिसमें जो चूड़ी हो वो क्या हो, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब ऐसे होनी चाहिए वो बढ़ती हुई, ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है कि अपने पास एक दक्षिणावर्त पेच है, उसको अपन इस प्रकार घुमाएंगे, उसको घुमाना है कि वो जो घूमने की दिशा है वो धारा की दिशा में आगे बढ़े। जैसे मान लो इस साइड धारा है अपने पास, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे घुमाता हूँ ऊपर की साइड, ठीक है। तो इसकी चूड़ियाँ भी कैसे घूमेंगी, इसी दिशा में, कि किसी पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि उसकी जो दिशा है वो धारा की दिशा में वो क्या करें, आगे बढ़े, वो जो घूमता हुआ है वो धारा की दिशा में क्या करें, आगे बढ़े। तो इस पर जो चूड़ियाँ होंगी वो क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करती हैं। तो चूड़ियाँ कैसी हैं, दक्षिणावर्त हैं, तो इस साइड अंदर, इस साइड बाहर। ऐसे ही ये वाला हो, नीचे की साइड करें तो इस साइड घूमेंगे वो, तो इस साइड बाहर, इस साइड अंदर। ये है मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम। अपन तो केवल यहाँ इसको ज़्यादातर ध्यान में रखेंगे, ये जो नियम है कि तार को इस प्रकार पकड़ना, तार की बात करेंगे
तार को इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा किसकी दिशा में रहे, धारा की दिशा में। तो फिंगर कर्ल्स, उंगलियों का जो घुमाव है वो किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ठीक है, ये जो नियम है वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक आगे अपने काम में आएगा। अब बात करेंगे अपन बायो सावर्ट के नियम की। हाँ, तो बात करते हैं अपन बायो सावर्ट के नियम की। ठीक है, ये नियम इंपॉर्टेंट है, आगे के कुछ टॉपिक अपन इसी नियम पे पढ़ेंगे। इस चैप्टर को अपन 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 5 मेन पार्ट्स में, जिनमें से पहला पार्ट है बायो सावर्ट का नियम और उसकी एप्लीकेशन है कुछ, वो पढ़ेंगे अपन। अब बायो सावर्ट का नियम काम में क्या आएगा, पहली चीज़ तो ये, तो अपन ने बोला है कि मान लो कोई तार है या कोई भी धारावाही चालक है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो अपन ने अभी कुछ नियम है उनके थ्रू देख ली, परंतु उसका परिमाण कितना होगा, उसका मान कितना होगा, तो उसका मान बताने के लिए 2 साइंटिस्ट थे, बायो और सावर्ट, उन्होंने एक नियम दिया था। अब वो नियम है क्या, सुने। तो मान लो अपने पास एक तार है XY, ठीक है, एक तार है XY जिसमें धारा की दिशा X सिरे से Y सिरे की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इससे मान लो एक पॉइंट P, इस साइड भी मान सकते हो या इस साइड मान लो चाहे P'। यहाँ पे अपन को क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले बायो सावर्ट ने क्या बताया कि इस पर एक अल्पांश लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मान लो एक मैंने अल्पांश ले लिया DL, धारा यहाँ दिखा लो, इस अल्पांश की लंबाई कितनी है, DL है। इसके केंद्र की बिंदु P से दूरी, लंबवत दूरी बोल सकते हो, वो कितनी है R, और इसको अपन R वेक्टर से लिखेंगे। ठीक है, इस साइड लिखो तो देश देश करके इस साइड भी बना सकते हो। एक बार अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर बात कर लेते हैं। तो तार ऊपर की साइड है, धारा ऊपर की साइड, तो इस साइड अंदर आएगा क्रॉस, इस साइड क्या आएगा, डॉट आएगा। ठीक है, अब बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है वो सुने। बायो सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग मान लो एक तार XY है जो किसी निर्वात में रखा हुआ है। पहली चीज़ ये अपन किस में मान के चल रहे हैं, निर्वात में रखा हुआ है। तो इसके कारण किसी बिंदु P पर, ठीक है, जिसकी इससे दूरी कितनी है R, वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है, 4 चीज़ों पे निर्भर करता है। कि अल्पांश के कारण यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी कितना होगा, अल्पांश। ठीक है, dB वेक्टर लिख सकते हो। ये जो dB वेक्टर है वो कितनी चीज़ों पे निर्भर करता है, 4 चीज़ों पे क्या करता है, निर्भर करता है। पहली चीज़, अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो धारा की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसमें जितनी धारा होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। 4 चीज़ें वो आपको चारों ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ कि अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तार में प्रवाहित धारा, या अपन बोल सकते हैं कि DL में प्रवाहित, अल्पांश में प्रवाहित धारा की क्या होता है, समानुपाती। ये अल्पांश अपन वेक्टर लेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो DL वेक्टर की दिशा है वो I की दिशा में होती है। DL वेक्टर की दिशा I की दिशा में होती है। ठीक है, DL वेक्टर की दिशा हमेशा किसकी दिशा में हुई है, I की दिशा में। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र है बिंदु P पर, वो इस अल्पांश की लंबाई के भी क्या होता है, समानुपाती होगा, DL। ठीक है, इसके बाद थर्ड चीज़, थर्ड है कि dB वेक्टर समानुपाती है। एक बार मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या होगा, DL वेक्टर और R वेक्टर के मध्य कोण, ये वाला। तो अपन बोलेंगे कि इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, अल्पांश की दिशा तथा R वेक्टर जो दूरी सदिश है उसकी दिशा के मध्य कोण की जा, साइन थीटा का मतलब R वेक्टर व DL वेक्टर के मध्य कोण की जा, साइन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, जा बोलते हैं, उसके भी क्या होता है, समानुपाती होता है। चौथा फैक्ट जो है वो ये कहता है कि अल्पांश के कारण
चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो सिंपल सा लिखूँ तो 1/r²। व्युत्क्रम वर्ग का नियम अपन ने कई बार पढ़ चुका है, 9 से पढ़ते आ रहे हैं अपन कि जो यहाँ अल्पांश का केंद्र O और P के मध्य की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको अपन व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी बोलते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसको आगे बाद में करेंगे कि बायो-सावर्ट का नियम क्या है। कि बायो-सावर्ट का नियम ये है कि किसी धारावाही चालक तार के कारण उससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए अपन एक अल्पांश dl वेक्टर लेते हैं, जहाँ dl वेक्टर की दिशा क्या होगी, उस तार में प्रवाहित धारा की दिशा में होती है। ठीक है, अब इस dl के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो 4 चीज़ों पे क्या करता है, निर्भर करता है। पहली चीज़, अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसमें प्रवाहित धारा की क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरी चीज़, अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो उस अल्पांश की लंबाई के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ कि अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो इस अल्पांश की दिशा और दूरी सदिश, या सिंपल सा बोलूँ तो dl वेक्टर व r वेक्टर के मध्य जो कोण है उसकी ज्या का मतलब साइन थीटा के क्या है, समानुपाती होता है। चौथी चीज़, अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो उस अल्पांश के केंद्र तथा बिंदु P के मध्य की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको अपन व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी बोलते हैं। तो एक साथ कंबाइन कर लेंगे अपन, एक साथ लिखने पर, एक साथ लिखने पर, तो एक साथ लिखेंगे तो dB वेक्टर समानुपाती I फिर dl साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, r² आ जाएगा। dB वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, dB वेक्टर समानुपाती किसके हो गया, आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ अपन क्या करेंगे, समानुपाती का निशान हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r²। ये जो है वो बायो-सावर्ट का नियम है। dB वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r² होता है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r²। अब यहाँ आई तो धारा थी, dl उस अल्पांश की लंबाई होगी, थीटा कोण हो गया dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच, r क्या हो गया, उन दोनों के बीच की दूरी हो गई। ये क्या है, ठीक है, तो इसकी बात भी कर लेते हैं अपन। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। ठीक है, जिसका मान भी फिक्स है, जिसका मान 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर होता है। 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर होता है। या और भी यूनिट निकाल सकते हैं, एक यूनिट अगर यहाँ से निकालना चाहें अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट इस साइड dB के लिए अपन क्या लिखेंगे, टेस्ला इंटू यहाँ देखो आई अपॉन में जाएगा तो एम्पियर। ठीक है, dl ये लंबाई होगी, ये यहाँ भी लंबाई होगी, इट मीन्स मीटर ऊपर, यहाँ मीटर होगा, यहाँ मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट, अपॉन में इस साइड आएगा मीटर, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, या टेस्ला की जगह वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर रख दो, तो वेबर इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट, तो वेबर अपॉन मीटर इंटू एम्पियर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या एक समानुपाती नियतांक है, जिसका मान कितना है, 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, या वेबर अपॉन मीटर इंटू एम्पियर। जो भी यूनिट आपको अच्छे लगे तीनों में से आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन कि म्यू नॉट क्या है, अकेला म्यू नॉट क्या है। ठीक है, तो म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। जैसे एप्सिलॉन नॉट था ना अपने पास, एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते थे, निर्वात की विद्युतशीलता। वैसे ही म्यू नॉट है, म्यू नॉट को क्या बोलेंगे अपन, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं इसको, म्यू नॉट को। ठीक है, और म्यू नॉट का मान कितना हो जाएगा,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना है 10 की घात -7, तो 4 पाई को उस साइड भेज दो, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 यूनिट यही रहेगी, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर या न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये तो होगी किसकी बात, म्यू नॉट की बात। तो एक बार फिर से ध्यान में रखना है कि बायो-सावर्ट का नियम क्या है। बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार किसी तार के अल्पांश जो कि निर्वात में रखा हो के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन, धारा के समानुपाती लंबाई, उस अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, डीएल वेक्टर आर वेक्टर के मध्य जो कोण है उसके साइन का मतलब जा के समानुपाती, और लास्ट वन व्युत्क्रम वर्ग का नियम, उस अल्पांश के केंद्र तथा बिंदु P के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक साथ कंबाइंड करोगे तो डी पी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये है बायो-सावर्ट का नियम। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या समानुपाती नियतांक जिसका मान कितना 10 की घात -7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर लिख सकते हो, या वेबर अपॉन मीटर इंटू एम्पियर भी लिख सकते हो। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। माध्यम के लिए बात करें कि माध्यम में नियम कैसे होगा, फिर माध्यम के लिए लिखें अपन तो माध्यम के लिए डी बी वैक्टर इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, म्यू एम अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर, जहाँ म्यू एम ये क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता होती है। ठीक है, इसी को अपन निरपेक्ष चुंबकशीलता की पदों में लिखें। पहले तो उसकी बात कर लेते हैं कि निरपेक्ष चुंबकशीलता होती क्या है। निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर से लिखते हैं। तो जैसे एप्सिलॉन आर था, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम, वैसे ही म्यू आर इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन म्यू एम। ठीक है, कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम, वैसे ही म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन म्यू एम अपॉन म्यू नॉट होगा। म्यू आर क्या होगा, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। एप्सिलॉन आर क्या था, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, सेम उसी टाइम में। तो यहाँ से म्यू एम ये क्या हो जाएगा, म्यू आर म्यू नॉट। ये वाला मान अपन कहाँ रख सकते हैं, इस वैल्यू में, तब डी पी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एम की जगह क्या हो गया, म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी माध्यम के लिए है जहाँ म्यू आर क्या है, उस माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है। ठीक है, तो ये था बायो-सावर्ट का नियम। अब बात करेंगे इसके सदिश रूप की। तो सदिश रूप देखते हैं पर बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप। तो अपने पास डी बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या था, फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज़ और देखना कि यहाँ जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होती है, लंबवत अंदर की साइड या लंबवत बाहर की साइड होती है। तो अपन यहाँ आर कैप नहीं लिख के क्या लिखेंगे, नॉर्मली अपन जब भी लिखते हैं तो डी पी वेक्टर फॉर्म जब भी लिखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, यहाँ क्या लिखेंगे, डी एल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ क्या कर दिया, डी एल वेक्टर क्रॉस आर कैप का मैंने क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, सदिश गुणन कर दिया। सदिश गुणन क्यों किया है,
क्योंकि डी एल ऊपर की साइड है, आर इस साइड, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, और ये जो बी की डायरेक्शन है वो इन दोनों के क्या है, लंबवत है। और दोनों के लंबवत कब होती है, तो अपन ने पढ़ा है कि दो सदिशों का यदि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उन दोनों की क्या होता है, लंबवत होता है। साथ ही क्रॉस लगा दिया, इट मीन्स यहाँ से जो साइन थीटा है वो भी हट गया, ठीक है। यहाँ से जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, गायब हो जाएगी। और इसको अगर और ज़्यादा लिखना चाहूँ तो डी बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। आर कैप क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है, सदिश बट्टे सदिश का परिमाण, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सदिश रूप। तो सदिश रूप जब भी लिखें तो ध्यान में रखना है कि अपन यहाँ नॉर्मली क्या लिखते थे, आर कैप लिखते थे, वो नहीं लिख के क्या लिखेंगे, आर कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे, क्योंकि जो बी है वो क्या उसके लंबवत है, ठीक है। साथ ही एक चीज़ और देख लेते हैं, ये तो था अल्पांश के कारण। अब यदि पूरे के कारण अपन बात करें, अल्पांश के कारण जो है वो तो माना गया अपने पास, पूरे के कारण बात करें तो अपन इसका क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकते हो या समेसन कर सकते हैं अपन। 4 पाई यहाँ इंटीग्रेशन कर सकते हो, आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। या समेसन लिखना चाहो तो समेसन में भी लिख सकते हो, क्योंकि जो समाकलन होता है वो समेसन ही होता है, 11th में पढ़ा है अपन ने, आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये इसका क्या हो गया, कंप्लीट वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसकी कंडीशन की बात भी करते हैं अपन थोड़ी सी, कि कौन सी कंडीशन में इसका मान क्या होगा। तो कंडीशन यहीं देख लेते हैं। स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस। पहली है कि यदि थीटा कितना हो जाए, या 0 लिख सकते हैं या 180 लिख सकते हैं। 0 का मतलब ये पॉइंट बिंदु P कहाँ आ जाए, यहाँ पे, और 180 का मतलब कहाँ आ जाए, यहाँ पे। कहने का मतलब है कि बिंदु P कहाँ पर हो, तार पर, बिंदु P तार पर हो, बिंदु P कहाँ पर हो, तार पर। तो साइन 0 साइन 180 दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो डी बी का मान कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मीन्स तार जो धारावाहिक, जैसे ये तार है, इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके खुद के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरी स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं कि थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये जो बिंदु P है वो कहाँ आ जाए, लंबवत यहाँ पर आ जाए। उस कंडीशन में मान कितना होगा, तो साइन 90 का मान कितना होता है अपने पास, 1 होता है। तो साइन 90 इक्वल्स टू 1। तो डी बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये मान आ जाएगा स्पेशल कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था बायो सावर्ट का नियम, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। अब अपन बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की, इसकी एप्लीकेशंस स्टार्ट करेंगे। पहले है अपने पास एक तार, जिसको परिमित लंबाई का भी लेंगे, और अपरिमित लंबाई मतलब अनंत लंबाई का वो होगा। तो देखते हैं परिमित लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा। तो अब बात करते हैं अपन बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग है, परिमित लंबाई का एक तार है, ठीक है, सीधा है वो, और उसमें क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसके कारण उसके अराउंड किसी पॉइंट पे अपन क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें चित्र अपन को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चित्र बनाते हैं अपन। मान लो अपने पास यहाँ क्या हो गए, एक्स वाई एक परिमित लंबाई, परिमित का मतलब जिसकी लंबाई क्या हो, निश्चित हो, का एक तार है, जिसमें आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसके किसी पॉइंट से, कहीं भी ले लो से, लंबवत दूरी, से लंबवत दूरी डी, लंबवत दूरी कितनी लेंगे अपन, डी पे कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर अपन को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। करेंगे किसकी सहायता से, बायो सावर्ट के नियम की सहायता से। तो एक बार मान लेते हैं कि जो x है उसकी दिशा से इसका कोण कितना है, ये कोण मान लेता हूँ मैं कितना है, थीटा 1। ऐसे ही इस साइड जो वैल्यू है उससे कोण कितना है, थीटा 2। ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा 2।
ठीक है। इट मीन्स ये कोण कितना हो गया फिर 180 माइनस थीटा 2। ठीक है। अब बायो-सावर्ट का नियम लगाना है। बायो-सावर्ट के लिए नियम के लिए अपन क्या लेते हैं, एक अल्पांश लेते हैं। ये पॉइंट मान लो क्या है ओ, तो बायो-सावर्ट के नियम के लिए अपन इस पॉइंट ओ से, ठीक है, जिससे लंबवत दूरी डी पर पॉइंट पी स्थित है, उससे स्मॉल है डिस्टेंस पे कोई अल्पांश ए बी ले लेते हैं अपन। अल्पांश कितना हो गया ए बी। इस अल्पांश की लंबाई कितनी है डी एल है, और इसका जो केंद्र है वो क्या मानेंगे अपन ओ डेस। ओ डेस और ओ के मध्य की दूरी कितनी है अपने पास एल हो गई। ठीक है। अब ओ डेस और पी ये दूरी कितनी है अपने पास आर है, और ये कोण अपन कितना मानेंगे, ये कोण कितना है अपने पास थीटा है। ठीक है। करंट आई फ्लो हो रही थी। तो ये है डायग्राम। अब अपन को जब फॉर्मूला डेराइव करेंगे या जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आएंगे वहाँ एंगल ये नहीं देखे θ1 θ2 नहीं देखे, ये वाले देंगे। इसको मानेंगे अपन φ1 और ये वाली हो जाएगी φ2। ये कोण दिए जाते हैं दोनों, तो अपन इन्हीं कोण के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला डेराइव करेंगे। थोड़ा डेरिवेशन लंबा है बट ईजी बहुत है, तो स्टेप ध्यान में रखने। तो एक बार फिर से डायग्राम क्लियर कर लें कि अपने पास एक XY तार था जिसके किसी बिंदु O से लंबवत दूरी D पर स्थित बिंदु P पर अपन को चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। X वाली जो दिशा है वो P के साथ θ1 कोण बनाती है, बाई वाली θ2 कोण बनाती है। तो ये अंदर वाला कितना हो गया 180 माइनस θ2। बायो-सावर्ट का नियम लगाना, तो इसके बिंदु O से स्मॉल l दूरी पे एक अल्पांश लेते हैं अपन AP, जिसके केंद्र O डेस की इस O से दूरी L डेस है तथा O डेस के बिंदु P से दूरी कितनी है R है। ठीक है। अल्पांश की लंबाई कितनी है DL है। ठीक है। अल्पांश की लंबाई कितनी है DL। तो ये हो गया अपने पास डायग्राम के बारे में। ये सारा कुछ आपको लिखना है, ठीक है, जो कि नोट्स में लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड है, तो लैंग्वेज लिखेंगे नहीं। अब अपन बात करेंगे इसके डेरिवेशन की। तो अपन क्या करेंगे, तो अपने पास जो अल्पांश AP है, अल्पांश AP के कारण, अल्पांश AP के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो-सावर्ट के नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से, ठीक है। तो बायो-सावर्ट का नियम लगा देते हैं अपन। बायो-सावर्ट का नियम क्या कहता है कि dp वेक्टर इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा r²। ठीक है। इसको क्या दे देंगे अपन समीकरण 1। ये था बायो-सावर्ट का नियम। अब अपन को जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ ये दूरी दी हुई है, क्योंकि अपन को तो यही वैल्यू दी है। d डिस्टेंस पे अपन को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। r तो केवल अपन ने इमेजिन किया है, r और जो l है वो तो इमेजिन वैल्यूज हैं। तो पहले अपन जो dl और r है उन दोनों को किसकी फॉर्म में लेके आएंगे, d की फॉर्म में लेके आएंगे। मतलब इसमें जो बात करूँ तो एक तो dl की वैल्यू निकालनी अपन को, एक r की वैल्यू निकालनी। बायो-सावर्ट का नियम लगा दिया, फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे, r और dl की। तो पहले अपन dl की वैल्यू निकालते हैं। dl निकालने के लिए अपन को l निकालना पड़ेगा। l आ जाए तो उसका क्या कर देंगे अपन, अवकलन कर देंगे, वो dl हो जाता है। तो l और d ये कौन से ट्राइंगल में, O डेस P में। तो यहाँ लिखेंगे अपन त्रिभुज O डेस P में। ठीक है। अब ये कितना है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है। ये कितना है, थीटा है, तो ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा। अब यहाँ देखना है एक बार, ये थीटा है तो ये तो लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार। आधार और लंब किस में आते हैं, tan थीटा में आते हैं। तो अपन क्या लगाएंगे, tan 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया d अपॉन l। यहाँ से अगर l निकालूँ मैं तो l इक्वल्स टू क्या हो गया d अपॉन tan 180 माइनस थीटा। ठीक है। तो d अपॉन tan 180 माइनस थीटा
tan 180 माइनस का मतलब है सेकेंड क्वार्टेंट, सेकेंड क्वार्टेंट में tan नेगेटिव होता है और 180 इट मीन्स tan चेंज नहीं होगा, तो यहाँ कितना आएगा माइनस tan थीटा, इट मीन्स माइनस डी, ये क्या हो गया cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया L, तो L बराबर अपने पास क्या है एक बार माइनस डी cot थीटा। अपन को क्या निकालना है DL, तो इसका क्या कर दो अवकलन कर दो, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा DL हो जाएगा माइनस डी, थीटा की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि डी तो कांस्टेंट है, तो कोट थीटा का जो अवकलन होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या आ जाएगा डी थीटा, इट मीन्स DL का मान क्या आ गया डी कोसेक स्क्वायर थीटा और इनटू डी थीटा। तो DL की वैल्यू आ गई अपने पास। पहला काम किया था बायो-सावर्ट का नियम लगाया था, फिर L निकाल के DL की वैल्यू फाइंड की। अब क्या चाहिए अपन को R की वैल्यू भी चाहिए, तो अपन R की वैल्यू भी रख देते हैं। तो R की वैल्यू निकालने के लिए RBC ट्रायंगल में तो दोबारा वही ट्रायंगल लेंगे, बट इस बार R करण है, ये लंब है, लंब और करण किस में आते हैं साइन में। ठीक है, तो वही वाले यूज करेंगे अपन। दोबारा त्रिभुज ओ डेस P में तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला लंब बटे करण, तो लंब डी अपॉन क्या हो गया R हो गया। यहाँ से R इक्वल्स टू क्या आ गया डी अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो R बराबर साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन चेंज नहीं होगा 180 की वजह से, और साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में, तो डी अपॉन साइन थीटा, इट मीन्स डी क्या हो गया कोसेक थीटा। ठीक है, ये R का मान आ जाएगा अपने पास। तो R और DL दोनों की वैल्यू आ गई है। न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है तो ध्यान रखना है, पहले बायो-सावर्ट का नियम लगाया, फिर अपन ने DL की वैल्यू फाइंड की, फिर अपन ने किसकी वैल्यू फाइंड की है R की वैल्यू फाइंड की। अब R और DL की ये जो वैल्यूज़ हैं वो अपन किस में रखेंगे समीकरण 1 में। तो एक बार मैं इधर दोनों की वैल्यू रख लेता हूँ अपने पास। R बराबर तो क्या है डी कोसेक थीटा, ठीक है, DL बराबर क्या है डी कोसेक स्क्वायर थीटा और इनटू में डी थीटा। ठीक है, अब ये जो दोनों मान हैं वो अपन किस में रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो अपन लिखेंगे DL व R के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं समीकरण 1 में। तो देखो DB वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I और इनटू में साइन थीटा लास्ट में लिख देंगे। DL की वैल्यू रखो पहले, DL की वैल्यू क्या है डी कोसेक स्क्वायर थीटा और इनटू डी थीटा। आई आ गया, DL की वैल्यू आ गई और इनटू में साइन थीटा आ जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर का मतलब डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मान आ गया। तो वैल्यूज जो कैंसिल आउट होते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा से, कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, एक डी से एक डी कैंसिल आउट, तो डी बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ क्या हो गया आई इंटू साइन थीटा अपॉन डी और इंटू डी थीटा, ये वाला मान आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो किसके कारण है अल्फांस के कारण, पूरे तार के कारण निकालेंगे तो इसका अवकलन होगा थीटा 1 से थीटा 2 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय
क्षेत्र बिंदु P पर संपूर्ण तार के कारण अपन क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो इसका क्या करना है, जो समीकरण ऊपर वाली है इससे जस्ट ऊपर वाले, इसका क्या करेंगे अपन, अवकलन करेंगे। अवकलन में लिमिट क्या लगाएंगे, θ1 से θ2। तो यहाँ तो क्या हो गया, B वेक्टर, इधर क्या हो जाएगा μ0/4π, ये कहाँ गया, बाहर। I और D ये भी क्या आ जाएगा, बाहर। साइन थीटा और इनटू में डी थीटा, θ1 से θ2। तो अपन को इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन थीटा का इंटीग्रेशन। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा, बट माइनस में होता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन अपन क्या करेंगे, माइनस कॉस थीटा। तो बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपन, μ0/4π I/d। इसका क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा, लिमिट अप्लाई कर दो θ1 से θ2। तो डी वेक्टर इक्वल्स टू μ0/4π I/d। तो ये वाली वैल्यू पहले आ जाएंगे माइनस की वजह से θ1 और माइनस कॉस θ2। ये जो फॉर्मूला आएगा वो θ1 और θ2 की टर्म में आएगा, बट अपन को दिया हुआ हमेशा क्या मिलेगा, φ1 और φ2। इट मीन्स अपन θ1 और θ2 को कन्वर्ट करेंगे, θ1 और θ2 को कन्वर्ट करेंगे φ1 और φ2 की टर्म में। तो अपन एक बार देखते हैं चित्र में। तो यहाँ देखो त्रिभुज XOP में ये φ1, ये θ1, ये 90। इट मीन्स φ1 प्लस θ1 कितना हो गया, 90। तो यहाँ से θ1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 माइनस φ1। ठीक है, ये तो आ गई θ1 की वैल्यू। दूसरा, दोबारा ट्राइंगल, यहाँ देखना एक बार, θ2 ये जो बड़ा वाला है XYOP लिख देता हूँ, YOP में θ2 क्या है, बहिष कोण है। बहिष कोण का मान क्या होता है, सम्मुख कोणों के योग के बराबर। इट मीन्स θ2 इक्वल्स टू क्या होगा, 90 प्लस φ2। θ2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 प्लस φ2। अगर ऐसे समझ में नहीं आया, जैसे मान लो ये अपने पास एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये 90 का है, ये 30 का है। तो ये वाला कोण जो होगा वो इन दोनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ जो θ2 है वो क्या होगा, यहाँ 90 और ये φ2, बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, उसमें बहिष कोण वाला लगाएंगे। तो θ2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 प्लस φ2। ये दोनों मान इस समीकरण में रख देते हैं। तो बी वेक्टर इक्वल्स टू μ0/4π I/d। ठीक है, कोस θ1 की जगह क्या आ जाएगा, 90 माइनस φ1 माइनस कोस θ2 की जगह क्या आ जाएगा, 90 प्लस φ2, ये आ जाएगा। तो बीटा इक्वल्स, बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, μ0/4π I/d। ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन φ1 कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि सेकंड में चला गया कोस नेगेटिव होता है, माइनस माइनस प्लस साइन φ2। ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। जो मेन फॉर्मूला है वो ये वाला है। ठीक है, तो जो स्टेप है वो ध्यान में रखनी है। डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है, बट स्टेप्स को क्लियर रखना है। सबसे पहले बायो-सावर्ट का नियम, चित्र आराम से देखना है, चित्र बनाना है, चित्र को समझना है, बायो-सावर्ट का नियम लगाना है। उसके बाद DL की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है, उनको बायो-सावर्ट वाली जो इक्वेशन है उसमें रखेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। ये अल्पांश के कारण आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो, वो पूरे तार के कारण आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आएगी वो θ1 और θ2 में आएगी, बट अपन को न्यूमेरिकल वैल्यूज में φ1 और φ2 इधर वाले एंगल दिए होंगे। ये आगे जो कंडीशन लगाएंगे उनमें भी यही एंगल अपन को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान में रखना है कि θ1 प्लस φ1 90 के बराबर हो गया, तो θ1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 माइनस φ1। इसमें बहिष कोण वाला लगा तो दोनों की वैल्यू रख दो। तो एट लास्ट जो अपन को फॉर्मूला मिला सीधे परिमित लंबाई का जो तार है उसके लिए, कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका परिमाण क्या है, μ0/4π I/d ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस साइन φ2। इससे रिलेटेड जो
अपने पास स्पेशल कंडीशंस हैं, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो थोड़ा ध्यान से देखें, इस डेरिवेशन को लिखने का प्रयास करें आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।